हे गाइस, आज हम बात करेंगे एफ के बारे में। एफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की बात हो रही है, पर इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की बात हो रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है एक ग्रे और ब्लैक लिस्ट। व्हाट इज़ एफ क्या होता है? इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 on the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering। तो G7 ग्रुप जो है उसने 1989 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हाँ, अलग अलग देशों की जो है गवर्नमेंट आपस में आती है और वो पॉलिसीज़ बनाती है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन केस ऑफ एफ। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो ब्लैक मनी है उसको वाइट दिखाना। अब ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी इंक्लूड्स ऑल फंड्स अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटी एंड अदरवाइज लीगल इनकम दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड फॉर टैक्स पर्पसेस। मतलब लीगली या इलीगली कमाया हुआ पैसा, उसको टैक्स पर्पसेस से बचाने के लिए जो पैसा होता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। मान लिया मैंने आज कोई पैसा कमाया और मैं उस पैसे पे मुझे टैक्स देना चाहिए, पर मैं उस पैसे को टैक्स देने से बचाता हूँ किसी भी हेर फेर करके, तो उसको मैं ब्लैक मनी कहूँगा। तो इसका मनी लॉन्ड्रिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया किसी इंडिविजुअल ने ड्रग डीलिंग करी और उस ड्रग डीलिंग का पैसा उसके पास आना है। अब सीधे तो वो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डलवा सकता, वरना वो बैंक अथॉरिटीज़ की नज़रों में आ जाएगा और फिर उस पर इंक्वायरी हो सकती है कि इतना पैसा कैसे आया। और फिर गवर्नमेंट, अगर वो लीगल तरीके से है तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इलीगल तरीके से है तो उसे सज़ा भी या पनिशमेंट जो भी है वो हो सकता है। तो अब वो क्या करेगा? या तो वो शेल कंपनीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करवाएगा। अब शेल कंपनीज़ क्या होता है? शेल कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ होती है जो ऑन पेपर कंपनीज़ होती हैं। अब मान लिया कि इंडिया में किसी ने एक शेल कंपनी बनाई, उसका पैसा जो है वो कहीं बाहर से आना था उस इंडिविजुअल का, तो वो क्या करवाएगा कि बाहर से उस शेल कंपनी में इन्वेस्ट करवाएगा। अब उस शेल कंपनी में वो जब इन्वेस्ट करवाएगा तो ऐसा लगेगा कि उस इंडिविजुअल की जो कंपनी है उसमें FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, पर वो कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट को ये दिखा देगा कि FDI होने के बावजूद, इतना पैसा आने के बावजूद, उसकी जो कंपनी है, जो है कि एक फ़र्ज़ी कंपनी है, उसने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है। तो उसने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है तो वो टैक्स नहीं देगा, तो उसके पास पैसा भी आ गया जो उसने इलीगली कमाया था और वो टैक्स से भी बच गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होता है। दूसरा तरीका इसका होता है कि वो बंदा जो है वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे को डलवा दे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, जिससे कि वो टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़रों से बच जाए कि इतना सारा पैसा एक साथ नहीं आया है। तीसरा, वो उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दे, अलग अलग एसेट्स में, जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ में कर दे, या फिर गोल्ड में कर दे, या कोई अदर एसेट में कर दे, किसी प्रॉपर्टी में कर दे। तो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग काम करता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग से जो फंड आते हैं उस पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसलिए ही FATF बनाया गया है in 1989. In 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing। तो अब जो ये टेरर फाइनेंसिंग होता है, टेरर फंडिंग होता है कि किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना, उससे कहीं भी दंगे करवाना, तो ये चीज़ भी FATF के अंडर लाई गई इन 2001। उससे पहले सिर्फ ये था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कॉम्बैट करती थी या लड़ती थी मनी लॉन्ड्रिंग से। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 39 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूरोपियन यूनियन एंड GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब जैसा हमने बात करा कि G7 कंट्रीज़ ने 1989 में FATF बनाया था, तो G7 ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, जापान,
ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो G7 ग्रुप के मेंबर्स हैं। चाइना और इंडिया G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, ना रशिया है। अब बात करें लिस्ट की, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होता क्या है? सबसे पहली बात करते हैं हम ब्लैक लिस्ट की। कंट्रीज़ दैट आर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। अब जब किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसको जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये जो बड़े बड़े जो ये बैंक्स हो गए, ये उनको लोन देने से मना कर देता है। बिल्कुल भी उन्हें लोन नहीं मिलता, उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं। दूसरा, और भी जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी उनको शक की नज़रों से देखती हैं और उनको लोन नहीं देती हैं। FDI वहाँ पर कम होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में हैं। ग्रे लिस्ट की बात करें, इट इज़ वार्निंग गिवन टू कंट्री दैट इट माइट कम इन ब्लैक लिस्ट इफ़ अ कंट्री इज़ अनेबल टू कर्ब मशरूमिंग ऑफ टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम ग्रे लिस्ट टू ब्लैक लिस्ट। तो जैसे फुटबॉल में येलो कार्ड होता है कि येलो कार्ड मतलब वार्निंग दी है कि संभल जाओ, अगला कार्ड जो है रेड कार्ड भी हो सकता है। इसमें अगली जो लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। ग्रे लिस्ट से तुम ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हो, और अगर ब्लैक लिस्ट में गए तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब ग्रे लिस्ट में क्या होता है? ग्रे लिस्ट में IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन तो देते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें, वो 2018 से ग्रे लिस्ट में है, तो उसको लोन तो मिलता है, पर IMF जो है उस पर कुछ कंडीशंस लगाता है। वो एक तो पहली चीज़, वो कभी भी सारा का सारा पैसा जो लोन का पैसा है वो एक साथ नहीं देगा, कुछ कुछ पैसा देगा कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए। मान लिया 5 साल के लिए कुछ पैसा दे दिया, और वो कहेगा कि तुमको ये पैसा जो है, जो भी हम मनी तुमको दे रहे हैं वो इस सेक्टर में यूज़ होना चाहिए। मान लिया कि इतना पैसा तुम्हारा जो है, इतना जो मनी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में तुमको इन्वेस्ट करना है, तो कुछ शर्तें वो लगाते हैं। तो ये हो गई बात ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की। व्हाट हैपन्स टू अ कंट्री व्हेन इट कम्स अंडर ग्रे लिस्ट? अब ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ गई, जैसे पाकिस्तान जो है, उसके अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रे लिस्ट में हैं, तो उस केस में क्या दिक्कतें आती हैं? प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया और अदर कंट्रीज़ हो गया, तो वहाँ से लोन मिलने में दिक्कतें हो जाती हैं। ओवरऑल रिडक्शन इन इट्स इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी दिक्कतें आती हैं, इंटरनेशनल बॉयकॉट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि FATF की ग्रे लिस्ट में आने से दिक्कतें एक कंट्री को हो सकती हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।